हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग अपना जो है कि जो क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, उसका जो है कि सेकंड पार्ट अध्ययन। रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है कि अगल बगल के जो लोग हैं उन्हें भी कोशिश करिए कि शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि आपका विकास हो सकता है। तो अतः आप उनको भी शिक्षित करने की कृपा करें। दूसरी चीज़ ये कि आप ये जानते हैं कि रोशनी जरूरी नहीं है कि चिराग से ही हो, रोशनी जरूरी नहीं है कि चिराग से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्या है कि तीनों क्षेत्रकों की तुलना। तीनों क्षेत्र कौन कौन से थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक में क्या था कि कृषि से संबंधित था, और दूसरी जो था सेकंड था उसमें जो कंपनी से संबंधित था, और तीसरा था जो नौकरी करने वाले लोग हैं। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, कंपनी जैसे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हो गए, बैंक में काम करने वाले लोग हो गए, या जो प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, टीचर हो गए, वकील हो गए, ये सब कौन सा जो है सेक्टर है? तीसरा है। लेकिन जो कंपनी है जहाँ पे नई वस्तुओं को बनाया जाता है वह सेकेंडरी है, वह सेकेंडरी सेक्टर है। और जो प्राइमरी होता है, जैसे वह प्राकृतिक रूप से उत्पादन जहाँ पे होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, वह जो आपका प्राथमिक सेक्टर होता है। तो हम लोग उसमें उसके बारे में जान लिए थे। आज यहाँ पे क्या करना है, उन्हीं तीनों क्षेत्रकों का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों का क्या करना है? तुलना करना है। अब तुलना में जब हम करेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं या जो उत्पादन हो रहा है उसका आकलन कैसे किया जाता है, कि प्राथमिक में कितनी इनकम हुई, द्वितीयक क्षेत्रक से कितनी इनकम हुई, तृतीयक क्षेत्रक से कितनी इनकम हुई, तो ये इनकम कितनी हुई है इसका आकलन करना है। अच्छा, अगला चीज इसमें एक और पॉइंट है कि वस्तुओं सेवाओं की जो संख्या है उसका आकलन असंभव है। किसका असंभव आकलन? किसका आकलन, किसको हल करना संभव पड़ेगा? संख्या को। कौन सी संख्या का? वस्तु हो या फिर सेवा हो, उसकी संख्या का आकलन नहीं किया जाता है। सीधे सीधे क्या किया जाता है, तीनों जो आपके क्षेत्रक हैं उन क्षेत्रकों का योग निकाला जाता है। केवल योग से मतलब होता है, अन्यथा अलग अलग संख्या के निकालेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पूरे भारत के अगर अलग अलग संख्याओं का हम योग निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक संख्या का अगर हमें मूल्य निकालना होगा तब समस्या होती है, तो ऐसा करना असंभव है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक एक सेक्टर से पूरा क्या योग निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें कि अगर ये जो है कि आपका 5000 केजी चावल है, 5000 केजी चावल है, अगर इस चावल का प्राइस मान लेते हैं कि 20 रुपये के रेट से जो है कि 20 रुपये के रेट से पर केजी है, तो टोटल प्राइस कितना होगा? टोटल प्राइस कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि 1 केजी का 20 रुपये है तो 5000 केजी का कितना हो जाएगा? ये 1 लाख रुपए हो गया। 5000 20 के रेट से 1 लाख जो है कि प्राइस हो गया, 1 लाख रुपए हुआ, तो किसका हुआ? अगला टॉपिक यहाँ पर है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना। अंतिम वस्तु क्या है और उस सेवा जो है उसकी गणना कैसे की जाती है। अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो कैसे किया जाता है? मान लेते हैं कि कोई किसान है, यह किसान खेत में गेहूं का उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद वह बेच दिया। अब बेचा किसे? मान लेते हैं आटा मिल वाले को बेच दिया 8 रुपए के रेट से। 8 रुपए के रेट से आटा मिल वाले को बेच दिया। ये आटा मिल वाले को 8 रुपए के बेस पे बेच दिया। अब जब आटा मिल वाला ले गया तो उसे पीस दिया। पीसने के बाद जो है कि आटा जब तैयार हो गया तो वह किसी और को बेच दिया। किसको बेच दिया जी? ये कारखाने को, मान लेते हैं किसी कारखाने वाले को बेच दिया, किसी कारखाने वाले को बेच दिया। अब यह कारखाने वाले को आटा मिल किस रेट पे बेचा है, तो वह मान लेते हैं 10 रुपए के रेट से बेच दिया। 10 रुपए के बेस पर इसको बेच दिया कि 10 रुपए पर केजी पे। उसके बाद कारखाने वाले ने क्या किया, उस आटे से बिस्कुट तैयार किया। इस आटे से बिस्कुट तैयार किया। अब बिस्कुट में उसका मटेरियल कुछ लगा होगा,
कुछ मेहनत लगी होगी। उसके बाद इसने क्या किया, बिस्कुट को 4 पैकेट तैयार किया। 1 किलो में मान लेते हैं कितना, 4 किलो पैकेट तैयार किया। अब 4 पैकेट को वह एक एक पैकेट बेचा कितने में, 15-15 रुपए में एक एक पैकेट को दाम लगाकर बेच दिया। टोटल कितने में बिका, 4 पैकेट टोटल कितने में बिका, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में बिका, 60 रुपए में। अब यहाँ पे देखिए कि 8 रुपए का गेहूं और लास्ट में प्राइस कितनी आएगी, बिकी अंतिम जो है कि उसकी कीमत कितनी निकली कि 60 रुपए में वह बिका। तो हमें इस वाले कीमत से मतलब है, यहाँ कहने का केवल मतलब यह है, क्षेत्रक में हम अंतिम वस्तुओं की या सेवाओं की गणना करते हैं। इसका मतलब लास्ट में कितना पैसा, अंतिम में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या खर्च हो रहा है या कीमत कितनी हुई है, उससे मतलब होता है। ये होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना करना, इसका तात्पर्य। अगला टॉपिक, इसमें एक टॉपिक और देख लेते हैं कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का कारण, क्या यह कारण सही है जो अभी अभी हम लोग काउंट किए कि बिस्किट का कितना प्राइस हुआ और गेहूं का कितना था, तो लास्ट वाले में हम फाइंड करे थे, उसमें देखे कि 60 रुपए आया था लास्ट अंतिम वस्तु की कीमत। तो उसका कारण क्या था, उसको ज्ञात किया करे थे, बाकी नहीं। उसमें क्या क्या था, एक बिस्किट था, बिस्कुट हो गया, इसकी प्राइस कितनी थी, 60 रुपए में वो बिका था। उसके बाद इसमें क्या था, आपका गेहूं था, गेहूं कितने रेट पे जो है कि बेचा गया, 8 रुपए के रेट से। उसके बाद इसमें क्या था, आटा भी था, जो आटा मिल से तैयार हुआ था, यह किस रेट पे बेचा गया, 10 रुपए रेट पर। तो ये बताइए कि ये तो अंतिम वस्तु हुआ, गेहूं, जो बिस्किट था वह अंतिम वस्तु हो गई, अंतिम वस्तु। और इसमें यह जो दोनों गेहूं और आटा है, इसको मध्यवर्ती कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु। यह क्या है आपका, मध्यवर्ती वस्तु। तो चलिए ठीक है, इतना तो है। लेकिन अब बताइए उसमें हम आकलन किसका करे थे, 60 रुपए वाले का। इन दोनों का आकलन करे थे, नहीं करे थे। इन दोनों का आकलन भी करना बेकार है। अगर हम पूरे भारत में 1-2 वस्तु है तब तो ठीक है, लेकिन पूरे भारत से अलग अलग जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी कीमत अगर निकाला जाए, सबकी संख्या निकाला जाए, तो शायद बहुत जो है कि भारी पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसकी गणना करना बेकार है। केवल गणना किसका किया जाता है, अंतिम वस्तु का। यही कारण है कि हम अंतिम वस्तु की गणना करते हैं, इन सब की गणना नहीं करते। अगला हम सबका टॉपिक है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसको जीडीपी के नाम से पेपर में पूछा जाता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में भी नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, यह है जीडीपी। जीडीपी होता क्या है, विस्तार में अगर समझना होगा तो अलग से हम इसके लिए जो है कि वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी गणना करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे केवल यह देखना है कि ये जो जीडीपी है ये करता क्या है। तो ये किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष का मतलब हमेशा जीडीपी नहीं निकाला जाता है, हमेशा जीडीपी नहीं निकाला जाता। कोई एक विशेष वर्ष तय किया जाता है और उसी में ही आकलन किया जाता है जीडीपी का। अब जीडीपी यह है क्या, तो यह प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक मतलब आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रकों द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग। अंतिम उत्पादित और सेवा, तो अंतिम उत्पादित का मतलब तो अभी देख लिए हम लोग कि गेहूं की कीमत कितनी थी, 8 रुपए, लेकिन बिस्कुट तैयार किया गया तो उसकी कीमत क्या थी, 60 रुपए। तो वो 60 रुपए अंतिम उत्पादित वस्तु हो गई। उसके बाद अंतिम सेवा, अब कोई बैंक का कर्मचारी है, वो सैलरी कितना ले रहा है, वो जितना सैलरी उसको मिल गया है, जितनी तनख्वाह मिल गई है, उसको कहा जाता है कि सेवाओं के मूल्य। अब इन दोनों का यहाँ जो वस्तु उत्पादित की गई थी ये, और उसके बाद यहाँ पे जो सेवा मिला था उस व्यक्ति को, वह दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे योग करेंगे। और जब योग कर दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2-3 बार बोल लीजिएगा ताकि पेपर में अगर पूछ ले तो आप वहां पे ध्यान रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है कि जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी,
अर्थात अंतिम वस्तुओं का योग और सेवाओं का मूल्य का योग जितना ज़्यादा होगा, कहा जाएगा देश उतना ही अधिक जो है कि विकासशील हो रहा है या विकसित। जीडीपी का मापन कठिन कार्य है। जीडीपी का मापन कठिन कार्य है, ये क्या लिखा है यहाँ पे? जीडीपी का जो मापन होता है वह कैसा है? कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? मुश्किल क्या चीज़ है? कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, अब वो कंपनी में प्रोडक्ट जो उत्पन्न हुआ, जितना भी वहाँ पे मटेरियल बनाया गया है उसको मार्केट में बेचने के लिए, तो कितने की कीमत आई है वो तो कैलकुलेट करना आसानी से किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लीगली कितने काम होते हैं, सरकार की निगाह में कितने लोग हैं, उसका तो जीडीपी निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो सरकार की निगाह में नहीं है, प्राइवेट स्तर पर या अलग से काम चोरी से या जैसे भी काम करते हैं, माल सप्लाई करते हैं, वह सरकार को जानकारी भी नहीं देते हैं, तो इसलिए जीडीपी का आकलन करना कठिन होता है। अब जीडीपी का मापन जो किया जाता है कौन लोग करते हैं? तो केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है। कौन करता है? जीडीपी का आकलन कौन करता है? केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है, इसको ध्यान रखिए आप। उसके बाद केंद्र सरकार का मंत्रालय अकेले करता है या किसी की सहायता से करता है? तो वह किसी की सहायता से करता है। किसकी सहायता से? राज्यों को, जो राज्य होते हैं आपके स्टेट हैं, और केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, ये दोनों को, इन दोनों को क्या करता है? ये केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जो है, इन दोनों को क्या करता है कि इनके विभिन्न सरकारी विभाग जो बनाए गए हैं उनको काम सौंप देता है। अलग अलग राज्य में हो चाहे वो केंद्र शासित राज्य में हो, वहाँ पे जितने सरकारी विभाग है उनको काम सौंप दिया जाता है। वह अपने अगल बगल के सेवाओं का मूल्य जो है कि निकालते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकालते हैं। या फिर क्या करते हैं जी, अगर एकदम सही एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा है तो उसी को क्या करते हैं? वह अनुमान लगाते हैं। जीडीपी का क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं और पूरा लेखा जोखा ले जा करके फिर केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। यह है आपका जीडीपी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए और आप शिक्षित बनिए, लोगों को जोड़िए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षित होंगे उतना ही देश विकास करता रहेगा।